To carry a life insurance is a moral obligation incumbent upon the majority of the citizen. It's been said by the Franklin D. Roosevelt, जो कि 32nd US प्रेसिडेंट थे। हेलो दोस्तों, मैं साहिल गुप्ता आपका अपना दोस्त वेलकम करता हूं एसजे वेल्थ में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में कवर करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने टर्म इंश्योरेंस लेने की प्लान कर रहा था, तो जैसे ही मैं सर्च करना शुरू करता हूं तो मुझे टीवी में इतने एड्स दिखते हैं, मुझे इंटरनेट में इतने एड्स दिखते हैं, मैं कहीं बाहर जाता हूं तो इतने एजेंट्स दिखते हैं, तो आई गेट कन्फ्यूज कि कौन सा टर्म प्लान अच्छा है, कौन सा टर्म प्लान बुरा है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो इसके बाद मैंने कहा पहले खुद इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, तो काफ़ी टाइम लगाया इसको रिसर्च करने में, काफ़ी इंश्योरेंस के लोगों से बात की, समझा क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या इश्यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, जिससे खुद भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना है या कौन सा टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? टर्म मतलब कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम, और इंश्योरेंस मतलब आपकी सिक्योरिटी इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है। तो टर्म हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं? टर्म इंश्योरेंस हम लेते हैं, ये बेसिकली अपने डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियली कवर करने के लिए लेते हैं कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, बी इट स्पाउस और बी इट किड्स, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे, उनको फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं आ जाए। तो टर्म जो मैंने आपको बताया था, एक एज रहती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 65-70 ईयर्स तक रहनी चाहिए, जब तक आपके बच्चे भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चे 30-35 ईयर्स के हो जाएंगे एंड वो भी एक फाइनली स्टेबल हो जाएंगे, उनका कैरियर स्टार्ट हो चुका होगा। तो उसके बाद मैंने ये जो पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा बेस्ट टाइम है लेने का आपका टर्म इंश्योरेंस, और अपना टर्म इंश्योरेंस आपने लेना चाहिए। इसमें कुछ मैंने फ़ायदे बताए हैं कि टर्म इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम वो लाइफ इंश्योरेंस के रिस्क को कवर करता है। देन मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं जिससे कि आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है। देन उसके ऊपर एड ऑन राइडर्स होते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू अवॉइड रिजेक्शन, हमें कोई भी क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचना है। एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, जो आपकी जानकारी में होंगे तो एक बड़ा ही बेनिफिट रहता है। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, आप या आपके सपोज एक ब्रेड अर्नर है एक फैमिली के, एंड सारी की सारी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, एंड अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। तो आप जस्ट अज्यूम कीजिए कि जो बाकी डिपेंडेंट थे, बीट स्पाउस या बच्चे, उनको कितना फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाएगा अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली अच्छा नहीं है। तो जस्ट उसके लिए हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो हमें टर्म इंश्योरेंस जब लेते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ये इंश्योरेंस कवर अराउंड 20 to 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी होना चाहिए। लाइक अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं ईयरली, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का आपका ये टर्म इंश्योरेंस का रिस्क कवर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा टाइम सबसे अच्छा है टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। अराउंड 25 to 30 ईयर्स का जो एज लिमिट है, इन बिटवीन जो एज लिमिट है, वो सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप 25 ईयर्स में टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपका जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, अराउंड 700-800 रुपया महीने में आपको मिल जाता है। सेकंड, आपको टर्म कितनी डिफाइन करनी है? टर्म अराउंड 65 to 70 ईयर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएं, लाइक वो अपने पैरों पे खुद खड़े ना हो जाएं, तब तक आपको ये टर्म डिसाइड करना होता है। और ये टर्म डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टर्म बढ़ाते जाएंगे आपका जो प्रीमियम है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा। तो एक लिमिटेड टर्म के लिए ही हमें अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो उसके बाद मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं। एक फ़ायदा तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसके बाद हमारे जो डिपेंडेंट्स का उन पर कितना बुरा असर पड़ता है फाइनेंशियली। एंड उसके बाद इसके आपको बहुत सारे एडिशनल फ़ायदे भी हैं, जैसे आप जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो उसका जो प्रीमियम है वो लॉक इन जो हो जाता है। सपोज आपका 12,000 रुपीज़ आपका लॉक हो गया ईयरली फॉर 1 करोड़, तो जब तक आपने वो पे करना है तब तक वो 12,000 ही रहेगा, वो आपको इंक्रीज नहीं होगा टर्म प्लान का। सेकंड, आपको टर्म प्लान में जैसे मैंने बताया 12,000 में 1 करोड़ का रिस्क कवर मिलता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। जबकि आप कुछ जो एंडोमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उसमें अगर आपको 5 लाख का भी रिस्क कवर
चाहिए तो उसमें 50,000 प्रीमियम देना पड़ता है। हालांकि उसमें कुछ आपको मनी बैक भी मिलता है, बट वो जो मनी बैक है वो कोई उसका कुछ जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को भी हार्डली बीट कर पाता है। एंड थर्ड, जो भी आप प्रीमियम देते हैं तो इसका आप जो डिडक्शन ATC सेक्शन में कवर होता है, जिससे कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। एंड एक और है सेक्शन 10(10)(d), वो सेक्शन है जब आपको क्लेम लेना होता है, इनकेस डेथ हो जाती है और आपके जो नॉमिनी है वो क्लेम लेने जाते हैं, तो सेक्शन 10(10)(d) में जितना भी आपको क्लेम मिलता है वो सारा टैक्स फ्री रहता है। तो कुछ ये टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस से लेने पे मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, बहुत सिंपल है, कुछ झमेला नहीं है। लाइक अगर आपने ये टर्म इंश्योरेंस लिया है, आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपकी डेथ होगी। आज टर्म इंश्योरेंस में कुछ पॉलिसीज वो भी है, ROP, जिसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से वो पॉलिसी लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और आपको जो वापस मिलता है इनकेस अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो वो सिर्फ जो अपना प्रीमियम दिया होता है उसमें से टैक्स को डिडक्ट करके देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो लेना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे आप खुद इजीली अपना लाइफ इंश्योरेंस खुद इजीली अपना टर्म इंश्योरेंस डिसाइड कर सकते हो मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना है। इसमें सबसे पहले होता है CSR, लाइक क्लेम सेटलमेंट रेशो। अब इसमें क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, लाइक कितने क्लेम कंपनी को आए और कितने क्लेम कंपनी ने सेटल किए। लाइक कंपनी को 100 क्लेम आए और कंपनी ने 98 सेटल किए तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो होगा 98%। एंड जितना क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा होगा ऑब्वियसली उतना ही हमारा ये जो कंपनी है या जो पॉलिसी है वो उतना अच्छी होगी। बट इन एडिशन टू क्लेम सेटलमेंट रेशो हमें अमाउंट सेटलमेंट रेशो ASR वो भी देखना पड़ता है। अमाउंट सेटलमेंट रेशो क्या होता है, आपने कितने अमाउंट का क्लेम सेटल किया। सपोज कंपनी के पास 10 करोड़ का क्लेम आता है और वो 8 करोड़ का क्लेम सेटल करते हैं और सिर्फ 2 क्लेम जो 1 करोड़ ईच वो सेटल नहीं करते। तो इस केस में 8 करोड़ का क्लेम सेटल किया है जबकि जो क्लेम आया था 10 करोड़ का आया था, तो इसमें अमाउंट सेटलमेंट रेशो है 80%। बट जब आप क्लेम सेटलमेंट रेशो देखने जाओगे तो 98% है। तो ये एक ट्रैप हो सकता है क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो सब जगह आपको आराम से मिल जाती है, बट अमाउंट सेटलमेंट रेशो कोई नहीं देखता। बट हमें क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ साथ अमाउंट सेटलमेंट रेशो भी देखनी है, और जितना ज़्यादा अमाउंट सेटलमेंट रेशो होगा उतना ही बेनिफिट होगा हम लोगों को, क्योंकि कल को हमें कुछ हो जाता है एंड अगर हमें क्लेम ही नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या हुआ इंश्योरेंस लेने का। तो हमने जब भी इंश्योरेंस लेना है हमें 4-5 स्टेप्स बहुत अच्छे से देखने हैं, उसके बाद ही हमें लेना है। ये तो हो गए 2 स्टेप्स। और थर्ड वन है क्लेम रिजेक्शन रेशो, मतलब कितने क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट किया। सपोज कंपनी के पास 100 क्लेम आए, उसने 1 क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो क्लेम रिजेक्शन रेशो हुआ 1%। तो हमें क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ साथ क्लेम रिजेक्शन रेशो भी देखना है, क्योंकि हो सकता है 97% क्लेम सेटलमेंट रेशो हो और 1% क्लेम रिजेक्शन रेशो हो। तो जो 2 क्लेम बच गए वो अभी अंडर प्रोसेस हैं, लाइक वो अभी उनका ना क्लेम उनको दिया गया है ना क्लेम उनको रिजेक्ट किया गया, वो अंडर प्रोसेस है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो हमें देखना चाहिए जो भी हम पॉलिसी ले रहे हैं वो पॉलिसी या वो कंपनी कितना एसेट मैनेज कर रही है, मतलब कितना उनके पास पैसा है अभी, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा कि इन केस जब हमें हमारे नॉमिनी को क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। एंड सेकंड सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो अगेन क्या रहता है कि सॉल्वेंसी रेशो होता है कि आप कितना पैसा आपके पास पड़ा है और कितनी लाइबिलिटी आपके पास हैं। लाइक अगर सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपये पड़ा है और आपकी लाइबिलिटी 50 लाख की है तो आपकी सॉल्वेंसी रेशो 2 होगी। एंड IRDA गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम 1.5 सॉल्वेंसी रेशो होनी चाहिए। तो आपको ये जो भी कंपनी है वो उसकी सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 से ऊपर ही होगी। बट अगेन जितना हायर सॉल्वेंसी रेशियो होगा उतना ही अच्छी रहती है हम ये टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे जिसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हो गया, क्लेम रिजेक्शन रेशियो हो गया, एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड लास्ट पर्सनल जो सॉल्वेंसी रेशियो, जब हम पूरे ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करेंगे तो जो भी पॉलिसी शॉर्टलिस्ट होगी हम उसके साथ जा सकते हैं इजीली। एंड लास्ट एक और रहता है ब्रांड। सपोज आपके 2 कंपनी आपकी शॉर्टलिस्ट हुई, एक टाटा है एंड एक मैक्स है या ईगॉन है,
तो ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज गो फॉर द ब्रांड, लाइक टाटा इज़ ए बिग ब्रांड, दो वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नया है, बट आप टाटा के साथ जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू जो भी आप पॉलिसी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, आप इजीली उस पॉलिसी को ले सकते हो। एंड आफ्टर दैट जब आपने एक पॉलिसी सिलेक्ट की तो एक होते हैं राइडर्स। अभी राइडर्स क्या होते हैं? राइडर्स कुछ एडिशनल बेनिफिट रहता है पॉलिसी में, एंड उन एडिशनल बेनिफिट के लिए आपको एडिशनल पैसा भी पे करना पड़ता है। लाइक 2 राइडर्स आप ले सकते हैं, एक तो होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड सेकेंड इज परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी राइडर। अभी क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या रहता है कि सपोज कुछ डिजीज़ हैं, लाइक कुछ 35 डिजीज़ हैं, जैसे किडनी रिप्लेसमेंट हो गया, हार्ट इश्यूज हो गए, स्ट्रोक्स हो गए, कुछ 30 to 35 डिजीज़ होते हैं, और हर कंपनी का डिफरेंट क्रिटिकल इलनेस की एक पूरी लिस्ट होती है। वो लिस्ट देख के हम एक क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर पे अपने को ज़्यादा अमाउंट का नहीं लेना है, 10 to 15 lakhs का क्रिटिकल इलनेस राइडर लोगे तो दैट इज़ सफिशेंट। बट क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेते हुए हमें एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है एडिशनल बेनिफिट राइडर, उसमें क्या होता है, उसमें जो 10 लाख है वो इन एडिशन टू आपका बेस सम एश्योर्ड जो कि 1 करोड़ होगा या 2 करोड़ होगा, वो रहता है। दूसरा होता है एक्सीलरेटेड बेनिफिट। एक्सीलरेटेड बेनिफिट क्या होता है? जितना आपका बेस सम एश्योर्ड है, लाइक 1 करोड़ आपका बेस सम एश्योर्ड है और आपने क्रिटिकल इलनेस 10 लाख का लिया, तो इन केस आपको कुछ क्रिटिकल बीमारी लग गई, आपको 10 लाख तो मिल जाएगा, बट इन केस आफ्टर दैट आपकी डेथ भी होगी तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको 1 करोड़ में से 10 लाख पहले ही पे किया जा चुका है। तो जब भी हमें क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेना है तो हमें एडिशनल बेनिफिट राइडर लेना है, ना कि एक्सीलरेटेड बेनिफिट। सेकंड, परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी। अभी इस राइडर में क्या है, सपोज हम कुछ काम करते करते या हम कहीं गिर गए, हम जो जितना अर्न कर रहे थे वो अर्न नहीं कर पा रहे ड्यू टू लॉस ऑफ ए लिम्ब, हमारा एक हाथ कट गया, एक टांग कट गई, उंगली कट गई, कुछ भी हो गया, तो अगर हमारे इनकम सोर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ता है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ पैसा देती है। वो भी 10 से 15 लाख के बीच में लेना ही लॉजिकल है, क्योंकि आप बहुत लोगे तो आपका ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब कौन सा लिम्ब लॉस्ट हुआ है, 1 लिम्ब लॉस्ट हुआ है, 2 लिम्ब लॉस्ट हुए हैं, हर कंपनी की पूरा डिफाइन किया होता है। आपका 1 लिम्ब लॉस्ट होने आपको कितना % ऑफ ये पैसा मिलेगा। तो जब भी आप ये राइडर लेते हो, जिस कंपनी के राइडर लेते हो उस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। राइडर्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अवॉइड क्लेम रिजेक्शन। लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारे क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। हम इंश्योरेंस ले रहे हैं कि हमारी फैमिली फाइनेंशियल इंश्योरेंस मिल जाए, बट अगर हमारा क्लेम ही रिजेक्ट हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ। अब क्या होता है, कुछ लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बट ड्यूरिंग द डिस्क्लोजर वो बताते नहीं है कि हम स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। हालांकि जब आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग बताओगे आपका प्रीमियम जरूर इंक्रीज हो जाता है, बट आई गेस वी शुड डिस्क्लोज दैट थिंग, क्योंकि अगर हम नहीं बताते हमारी डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद जब कंपनी वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको पता चलता है कि ये चीज़ आपने छुपाई हुई है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एंड सेकेंड, कुछ डिफरेंस इन एज और नेम इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, लाइक पैन कार्ड पे आपका नाम साहिल गुप्ता लिखा है और आधार कार्ड पे साहिल कुमार गुप्ता लिखा है, या पैन कार्ड पे आपकी एज डिफरेंट लिखी है, एज आधार कार्ड पे एज डिफरेंस लिखी है। तो इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लाइक डिफरेंट डिस्क्रिपेंसी इंफॉर्मेशन इन 2 डॉक्यूमेंट्स वो भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो काफ़ी हद तक बी एश्योर्ड कि हमें क्लेम मिल जाता है। एक फ़ायदा आपको जल्दी टर्म इंश्योरेंस लेने का क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 वो क्या कहती है, अगर हमने 3 साल प्रीमियम दे दिया है, या अगर हमारी बीच में पॉलिसी ब्रेक हुई थी एंड आफ्टर ब्रेक हमने 3 साल प्रीमियम पे कर दिया है, तो इन एनी कंडीशन हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता है। इवन हमारे क्लेम पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। हाँ, अनटिल एंड अनलेस हमने कुछ फ्रॉड किया है या हमने कुछ अपनी ये कुछ जानबूझ के हमने चीज़ छुपाई हुई है। लाइक मुझे पता है मैं स्मोक करता हूँ, मैंने बताया मैं स्मोक नहीं करता था, 3 साल के बाद आप सोचो 3 साल प्रीमियम दे दिया मुझे मिलेगा नहीं। अगर हमने जानबूझ के कुछ अब चीज़ छुपाई हुई है उस केस में हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बट अगर हमें कुछ प्रॉब्लम थी, सपोज हमें कुछ हार्ट इशू है एंड
ड्यूरिंग द टाइम जब हमने पॉलिसी बाय की, हमें पता ही नहीं था हमें हार्ट इशू है, तो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद कुछ जानबूझ के ये चीज़ नहीं छुपाई। और कंपनी को 3 साल का टाइम दिया जाता है कि आप थॉरली इन्वेस्टिगेट कर लो, अगर कुछ आपको डिफरेंट लगता है जो उन्होंने बोला है और एक्चुअल में, तो के पास सेल्फ पॉलिसी आपकी रिजेक्ट करने का पूरा हक होता है। एंड एक और बात है कि अगर आपकी पॉलिसी रिजेक्ट होती है तो इंश्योरेंस कंपनी ने जितना भी आपको से प्रीमियम लिया हुआ है, विद इन 90 डेज उनको पूरा प्रीमियम आपको वापस करना होता है, और अगर वापस नहीं करेंगे तो ओबियसली वो दे नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट प्रीमियम अमाउंट ऑल्सो। तो अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, हम अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए जा रहे हैं हमारे बाद भी, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, उन चीज़ों को हम थॉरोली देखें, रिव्यू करें, क्लेम सेटलमेंट रेशो, अमाउंट सेटलमेंट रेशो, हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दें, तो हमारे जाने के बाद भी, गॉड फॉरबिड, हमारे जाने के बाद भी हमारा जो फैमिली है फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। जब हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है रेगुलर पे या लिमिटेड पे। रेगुलर पे क्या है? सपोज हमने टर्म 65 तक डिफाइन किया कि हमें 65 ईयर्स तक पॉलिसी लेनी है, तो हम जो प्रीमियम है 65 ईयर्स तक पे करते रहेंगे। और लिमिटेड पे में ऑप्शन होते हैं 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। अब ये लिमिटेड पे में ऑप्शन 5 ईयर्स मतलब सपोज अभी आप 25 साल के हो, आपने अगर 5 ईयर्स का लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपने 25 to 30 ईयर्स तक प्रीमियम पे किया और आपका कवर रहेगा 65 ईयर्स तक। अगर आपने 10 ईयर्स का पे ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपने 10 साल प्रीमियम देना है और आपका कवर रहेगा 65 ईयर्स तक। तो मेरे हिसाब से अगर आपका इनकम फ्लो अच्छा है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर 5 ईयर और 10 ईयर पे, क्योंकि 25 साल से लेकर 30 ईयर्स तक अगर आप लेते हो तो उसके बाद आप पूरा का पूरा इस प्रीमियम पेइंग लाइबिलिटी से फ्री हो जाते हो और उसके बाद आप अपने अलग गोल्स भी फुलफिल कर सकते हो। तो ये था, आपको ये पूरे वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए, सो दैट आपके फैमिली को कोई भी इशू ना हो या आपके डिपेंडेंट्स को कोई भी इशू ना आपके जाने के बाद भी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे आपको कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में भी फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट कि दे विल आल्सो गेट टू नो कि हमें टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ भी लेने से पहले one of the most important thing is to take a term insurance and make our family secure। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और कोट बताना चाहता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ए मैन डाइज विथ inadequate life insurance should have to come back and see what the mess he created for his family। तो इस कोट के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो नमस्कार, मैं साहिल गुप्ता, आपका दोस्त, जो एक मिशन लेके निकला हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए अपने भारत में। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को सर्कुलेट कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी फॉरवर्ड कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे के बटन बनाए उसको दबाइए, सो दैट कि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा एंड आप इजीली वो वीडियो देख सकोगे। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।